हमने ये पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल के बीच में और एडियाबैटिक के बीच में एक डिफरेंस पढ़ेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, एक डिफरेंस करना जरूरी है। पहला डिफरेंस कुछ सर, आइसोथर्मल चेंज में सर टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या टेंपरेचर कांस्टेंट है या हीट कांस्टेंट। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ चेंज इन हीट कितना हो जाएगा, 0। सेकंड स्टेप, सेकंड डिफरेंस, सिस्टम इज थर्मली कंडक्टिंग, system is thermally Conducting. ball must be perfectly conducting. conducting। ये तो हमने कल भी पढ़ा था। Yes तो ये क्या देगा, perfectly insulating। इसके बाद सर चेंज इज अकर स्लोली, स्लो प्रोसेस होती है, स्लो कंप्रेशन और एक्सपेंशन, इसमें क्या होता है, Fast। सडन। फोर्थ सर इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑब्वियसली बात है, वहां पर क्या है उसमें पढ़ Heat। तो यहाँ पर U कांस्टेंट है Yes sir। और यहाँ पर Q constant। U कांस्टेंट नहीं है, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट बिकम्स, इसमें स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 0 इनफाइनाइटली, इनफिनिटी करके। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। अब दोनों केसेस के अंदर हम ये देखेंगे कि किसके अंदर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी। आइसोथर्मल के अंदर क्या चेंज, क्या डेल्टा टी कितना होता है, 0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफिनिटी। इसके अंदर अगर हम देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कितना भैया, सॉरी इनफाइनाइट। और वही अगर हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू कितना है, 0। तो स्पेसिफिक हीट कितना है, 0। ठीक जी नेक्स्ट। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल, अच्छा इसके डिफरेंस में इक्वेशंस भी आगे बहुत है, 6 पॉइंट्स बहुत है सर, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू कांस्टेंट, और इसकी इक्वेशन क्या है, PV power gamma is equals to constant। तो आपसे कोई गामा पूछे तो गामा क्या होता है, CP। CP। एम आई क्लियर, Yes। इसे नोट करना तो आराम से नोट भी कर सकते। कर ले क्या बेटा लिखना है, कल आया था इसकी बात देखेंगे, वो बातें मैं इसे रब नहीं कर रहा हूँ, बस सामने देखेंगे। अब करना क्या है, हमने दो प्रोसेस तो पढ़ ली और अच्छे से पढ़ ली, पहले उनकी कंडीशंस पढ़ी, फिर दोनों का वर्क डन निकाला, अब दोनों का डिफरेंस भी ला के रख दिया। क्या सर हमारे लिए दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, अगली दो प्रोसेस का वर्क डन भी निकाल दो। तो
तो अगली प्रोसेस कौन सी आपके सामने? थर्ड प्रोसेस आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के अंदर एक सिंपल सी बात आपको मालूम है कि वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। मैं वर्क डन निकालने का फॉर्मूला निकाल रहा हूं। फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम dv, p इनटू dv। और भैया हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस है, dv कितना? 0। अगर dv 0 तो w कितना? 0। इस केस के अंदर हमारा वर्क डन क्या रहता है? 0। मतलब नो कंप्रेशन नो एक्सपेंशन। क्लियर? यस सर। अगली बात इसके अंदर क्या जो मेन है वो क्या है? बोला सर अब इसको कैलकुलेट करते तो ठीक है, हम पहली बात तो वर्क डन डायरेक्ट 0 लिख देंगे, बट अगर हम ग्राफिकली मेथड से जाएं तो क्या होगा? इफ दिस इज प्रेशर फॉर यू एंड इफ दिस इज वॉल्यूम फॉर यू, हम इस केस के अंदर वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, टेंपरेचर अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है कि हम वॉल्यूम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। सॉरी, दिस इज प्रेशर and this is volume. Yes. Clear? So volume will not change. मतलब मैं x axis के अराउंड मूव ही नहीं कर सकता। मेरी जो भी लाइन पेन चलेगा वो कहाँ चलेगा? y axis। और नेट वर्क डन निकालने के लिए p डॉट dv करना पड़ता है, मतलब इस कर्व के नीचे का मुझे एरिया निकालना है। इस कर्व के नीचे का एरिया भैया कुछ नहीं होगा। यस सर, 0। तो इस केस में भी वर्क 0। बोला सर बात ऐसी है, वो नोट हो गया रहता तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। एक बार पहले उस डिफरेंस को नोट कर लीजिए। डन सर। देखिए अब रही बात इसकी कि सर इसमें क्या होगा? आइसोबैरिक में ना क्या कांस्टेंट है? प्रेशर सर। आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। कहानी वही चलती है। डन, खत्म। ये बोला सर ग्राफिकली मेथड से बताइए इसको। ये आपका वॉल्यूम, सॉरी ये आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज होगा की बार प्रेशर कांस्टेंट। अगर आपको इसके थ्रू वर्क डन निकालना तो क्या करेंगे? वर्क डन एरिया अंडर द स्लो। यस सर। लेंथ इनटू ब्रेथ कीजिए। यस सर। ब्रेथ में क्या करना है? ये अगर वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो P एज इट इज, क्योंकि P वॉन्ट चेंज। यस सर। लेकिन जब वॉल्यूम लेंगे तो कौन सा लेंगे? V2 माइनस V1। तो dv का मतलब ये होता है चेंज इन वॉल्यूम में क्या? यस सर। ये हम दोनों में
महीने में कुछ साल पहले की बात है, एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ हो, और उस इंसिडेंस के बाद एक ऐसा टॉपिक जो आपकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स को लीड करता है, वो तो हम ऑलमोस्ट 50% थर्मोडायनेमिक्स समाप्त कर चुके हैं, उससे ज्यादा कर चुके हैं बल्कि। सुनिए, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक किसी स्कूल में, जैसे स्कूल की बात है, तो वहां पे फिजिक्स की टीचर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो वहां के प्रिंसिपल ने उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, अब एक बार ना आप पढ़ा तो सकते नहीं, आप एक बार टीचर देख लो कौन सा सही है हमारे लिए। तो 15-20 टीचर आए हुए थे, हमने उनसे कुछ सवाल पूछे। तो एक टीचर था, उसका रिज्यूम इतना मोटा, हाईली क्वालिफाइड है, कम से कम 10 पन्ने, इंजीनियरिंग की क्लासेस ले चुका है, बीटेक पढ़ा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये वो है। मतलब ठीक है भाई। मैंने कहा क्या करा रहे थे? बोला जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टीचर था मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, 3rd ईयर फोर्थ ईयर। जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी तो आपका चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, वहां सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड, 3 सेमेस्टर में लगातार थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे चैप्टर करके समाप्त हो जाएंगे। हमारा एक सीधा सवाल था, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एंड ही वाज नॉट एबल टू आंसर। आज पूरे 5 मिनट बाद आप सबको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऐसे रटा होगा कि आप चाहेंगे तब भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक? तो एटलीस्ट ये सिली मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हमारा बेस बहुत जरूरी है लाइफ में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना कहता है, मेरे पास एक सिस्टम है, मैंने इसको क्या दिया? हीट दिया। हीट देना बहुत जरूरी है मेरे लिए। क्या दिया? हीट। हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं फिलहाल हम? क्यू। अगर मैंने हीट दिया सिस्टम को, तो वो जो मेरी हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस सर। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी दो जगह, मेरी एनर्जी दो जगह यूज होगी जो मैंने हीट दी। पहला काम क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बिलोंग्स टू द, टेम्परेचर का सिनोनिम इंटरनल एनर्जी। तो मेरा जो हीट है वो 2 स्टेप में जा रहा है। पहला काम क्या है? इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट दे रहे तो भैया गर्म तो होगा ही, मानते हैं? और दूसरा काम, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब मेरा जो हीट है, पहला काम उसको टेम्परेचर बढ़ाना है, और दूसरा काम उसको क्या चेंज होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा वो क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हीट गिवन टू द सिस्टम spent in 2 ways. The first part of the internal energy, the first part of the heat is spent to increase the internal energy, and the rest one का मतलब बची हुई जो एनर्जी, rest one is used to change the volume. मतलब हम वॉल्यूम चेंज करें तो हम क्या करने जा रहे हैं? वर्क। बोला सर इससे सरल भाषा में क्या फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं? यस, काफी कोई का क्या इससे इजी लैंग्वेज है इसको समझाने के लिए? इससे इजी है। 3 वर्ड्स, कहानी खत्म। क्या? dq is equal to du plus dw। अगर आपसे कोई फर्स्ट लॉ पूछ ले तो आप सीधा सीधा एक सवाल, उसके सवाल का एक ही जवाब दे दीजिए, कहानी खत्म। उसको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पता है सबसे। क्या? dq is equal to du plus dq is equal to du plus dw। मेरे साथ बोलेंगे, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक आपको बोलना पड़ेगा। दोबारा से, dq is equal to du plus dw। 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 dq is equal to dq is equal to आवाज नहीं आ रही है? dq is equal to du plus dw। dq is equal to du plus dw। dq क्या है? जो हमने हीट दी। du क्या है? जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, और जो बचा वॉल्यूम
किया Work. वर्क एम आई क्लियर Yes, सो sir. दिस इज योर ऑल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी का मतलब होता है चेंज किया आपने हीट एक कांस्टेंट नहीं रखी हीट भी चेंज करते रहे टेंपरेचर भी चेंज होता रहा और वॉल्यूम भी चेंज होता रहा स्टेटमेंट लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स according to first law of thermodynamics the heat energy supplied to the system according to first law of thermodynamics the heat energy supplied to the system increases partly partly का मतलब कुछ हिस्सा increases partly the internal energy of the system उसके ब्रैकेट में du लिखेंगे increases partly the internal energy of the system ब्रैकेट में लिखेंगे du and the rest is spent in doing the work ब्रैकेट में क्या लिखेंगे dw on environment am I clear to you all Yes, sir. और नीचे उसके बड़े प्यार से इसकी इक्वेशन क्या dq is equal to du plus dw am I clear Yes, sir. चित्रांशु कोई सवाल बेटा कल से थर्मोडायनामिक्स की न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा ध्यान रखिएगा ठीक है बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूं मत सोचिएगा कि शुरू हो गया और खत्म भी हो गया ना अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है उसकी हमने स्टेटमेंट बताई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 7 एप्लीकेशंस हैं क्लियर तो एक एक करके उसको कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें जो पहला टॉपिक था और आखिरी टॉपिक मिक्स होकर बात करते हैं मतलब आपको लास्ट टॉपिक में करना तो आपको पहला टॉपिक आना चाहिए बाकी किसी चैप्टर में किसी और में नई बात होती है फिर से इसकी पहली एप्लीकेशन का नाम ही क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस इसके अंदर अब बार बार एक ही बात है तो सिर्फ बार बार बोलना पड़ेगा चौपड़ा साहब बाबा आप बोलिए खड़ा होइए गलत में बेटा देखो पेनल्टी है देख टेम्परेचर कांस्टेंट और जीरो क्या है भैया तो डेल्टा यू कितना भैया जीरो है बस है डेल्टा यू को आप डी भी बोल सकते हैं Yes, देखिए sir. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है dq is equal to du plus dw. और du कितना है जीरो और dq कितना है इतना dw. अगर तो मेरी हीट है वो केवल क्या करेगी वर्क डन करेगी टेम्परेचर नहीं बढ़ाती और हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस भी ये कहता है हमने टेम्परेचर बढ़ाना ही नहीं Yes, sir. कहानी क्लियर Yes, sir. दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है Transfer of heat. तो मैं क्या लिख सकता हूं dq कितना Zero. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलिए क्या होता है 0 इज इक्वल टू du plus dw. प्लस dw ये du या dw दोनों में से एक चीज इधर जाकर क्या हो जाएगी Minus. तो du इसी को हो जाएगा माइनस dw. माइनस मतलब वर्क डन नेगेटिव में मतलब मैंने कंपैरिजन करा ठीक है ना नोट कीजिए
आइसोकोरिक तो आप खुद भी लिख सकते हैं। यस सर यस सर आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन 0 हाँ जी वर्क डन क्या बॉक्स भाई से ये ना पीछे से दोस्त को सारा मत दो। हाँ जी भैया अब तो याद कर लो मुझे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन चेंज इन वर्क कितना भैया 0 डी क्यों किसके इक्वल केवल du plus dt मतलब जो भी हीट देंगे वो केवल क्या करेगा टेम्परेचर बढ़ाएगा वॉल्यूम को चेंज नहीं करने देगा। क्लियर यस सर फोर्थ एप्लीकेशन क्या है आइसो वाई बस बेटा बस हो गया। आइसोबैरिक में जैसे मैंने आपको वर्क डन निकाल के दिखाया ना P * V2 - V1 आप वैसे भी लिख सकते हो। लो मैं लिख देता हूं आइसोबैरिक dq = du plus dw dq as it is du as it is कोई चीज नहीं इनमें से कोई चीज जीरो नहीं होगी लेकिन dw की वैल्यू क्या लिखेंगे p into v2 minus ठीक है ना। यस सर इसके बाद एडी डालेगा फिफ्थ प्रोसेस डन। फिफ्थ प्रोसेस साइक्लिंग है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे इस प्रोसेस के ऊपर। इस प्रोसेस को पहले समझेंगे साइक्लिक क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस वो होती है जहां से आप शुरू हुए थे जिस प्रेशर वॉल्यूम से उसी प्रेशर वॉल्यूम पर घूम फिर कर हम क्या दे वापस आते हैं। हमारी सारी जंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद साइक्लिक प्रोसेस से स्टार्ट होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक रहते हैं। यूनिट खत्म और वो 3 टॉपिक तीनों 5 मार्क्स के होते हैं तीनों बल्क में। पहला हीट इंजन, दूसरा रेफ्रिजरेटर, तीसरा कार्बन साइकिल और चौथा अगर आएगा तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आएगा जो कि कोई बड़ी डील नहीं होती। क्लियर यस सर तो हमारा चैप्टर कुछ है नहीं इसके अंदर बस सब बातें समझने की। साइक्लिक प्रोसेस जिस प्रेशर वॉल्यूम पर हम शुरू हुए थे उस प्रेशर वॉल्यूम पर हमें जाकर क्या होना पड़ेगा खत्म होना पड़ेगा। एक बात अभी कार्ड मार लीजिए आगे आपको फायदा मिलेगा। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आगे तक हम बहुत बातें साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे बट फिलहाल के लिए आप आपको सुनना है। यस सर ये खत्म करते हैं। dq = du plus dw Yes. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यस सर और अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक प्रोसेस du क्या रहेगा कांस्टेंट सर u कांस्टेंट du 0। अगर du 0 हो तो dq किसके इक्वल dw Is that clear? So we did the 5 applications of thermodynamics. First law of thermodynamics.